नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए अभ्यास सीरीज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रश्न आज के लिए स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स 2023 नजदीक है और प्रीलिम्स की तैयारी हर रोज हो सके, इसीलिए ये अभ्यास सीरीज आप लोगों के लिए लाई गई है। रोज दैनिक चर्चा में जो भी विषय रहते हैं उनसे कैसे प्रीलिम्स के प्रश्न बन सकते हैं, उन्हीं सबको फ्रेम करके हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जितने भी प्रतिष्ठित अखबार हैं जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सभी से हम लोग न्यूज़पेपर से कंटेंट पिकअप करके उससे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स वाले एमसीक्यू प्रश्न आप लोगों के लिए फ्रेम करके लेकर आते हैं। चलिए हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रीन हाइड्रोजन अभी चर्चा में रह रहा है और पिछले साल भी ये काफी चर्चाओं में था कि इसको कैसे एक तरीके से जो हमारे परंपरागत जो हमारे ऊर्जा स्रोत हैं उनसे कैसे बदला जा सकता है। जैसे पेट्रोल है या फिर डीजल है, उसकी जगह अगर ग्रीन हाइड्रोजन की कार बने, उस हाइड्रोजन का यूज हो तो उससे कैसे हम जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो उन्हीं सब बातों की वजह से हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। ठीक है, तो ये अभी फिर से चर्चाओं में है। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन बना है। पहला कथन कहता है, इससे सूरज की रोशनी, हवा जैसे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करना शामिल है। ये 2021 में विश्व स्तर पर उत्पादित हाइड्रोजन का केवल 0.0% था। यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन से कथन सही है। हमारे दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ 1 और 2 दोनों। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन यानी हरित हाइड्रोजन कैसे इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे ये हमारा जल का या पानी का केमिकल फॉर्मूला है। तो ये जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, तो बिजली का उपयोग करते हैं, इसमें बिजली प्रवाहित की जाती है, तो ये H2 और O2 में टूट जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे बोलते हैं, तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन बनती है इसको बोलते हैं हरित हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन। और यहाँ पे सूरज और सूरज की रोशनी या हवा जैसे स्रोतों से जो बिजली उत्पन्न होती है उससे इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ये किसके लिए यूज किया जा सकता है? स्वच्छ और नवीनीकरणीय ईंधन के रूप में। यानी अभी कार्स जो है, कार्स के अंदर भी हाइड्रोजन कार्स आने लगी हैं। इलेक्ट्रिक कार्स तो आती हैं, हाइड्रोजन कार भी आने लगी है, लेकिन हाइड्रोजन जो ये बनता है बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए ये अभी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए अभी इसको दैनिक कामों में नहीं लिया जाता है। जबकि जो स्पेसक्राफ्ट जाते हैं हमारे, उनमें स्पेसक्राफ्ट्स के अंदर जो फ्यूल यूज होता है, जो ईंधन यूज होता है, वो ग्रीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन ही होता है। ठीक है, ये 2021 में विश्व स्तर पर उत्पादित हाइड्रोजन का केवल 0.0% था। इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन तो 3-4 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हरित हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन है, वो केवल 0.0% ही था। बाकी कौन कौन से हाइड्रोजन थे जो इतने ज्यादा मतलब इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं या फिर उनको जब बनाते हैं तब भी बहुत ज्यादा प्रदूषण हो जाता है। जैसे ग्रे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ब्राउन हाइड्रोजन हो गया, और उसके अलावा हमारा ब्लैक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये सब तो वैसे ही जो है, अगर कोयला जला के हाइड्रोजन बन रहा है तो उसे ग्रे हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन बोलेंगे। तो वो एक तरीके से ग्रीन नहीं है, क्योंकि वो पहले ही प्रदूषण जो है करके बन रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हरित हाइड्रोजन इसलिए अच्छा है क्योंकि ये किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करता है और एक तरीके से स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? अमोनिया और उर्वरकों के निर्माण में। आपको पता है अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन यूज हो रही है ये ग्रीन हाइड्रोजन हो सकती है। उर्वरक जो होते हैं यूरिया, उसमें भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही होता है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन यूज होता है वो हरित हाइड्रोजन हो सकता है।
पेट्रोकेमिकल उद्योग में भी पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में इसका उपयोग हो सकता है। इसके अलावा जो इस्पात उद्योग है वहां पे इसका उपयोग हो सकता है, जो क्षेत्र अपने प्रदूषणकारी प्रभाव के कारण यूरोप में काफी दबाव में है। तो यूरोप में पॉल्यूशन की वजह से काफी ज्यादा ये दबाव में है, तो वहां पे इसका उपयोग हो सकता है और इस पर से प्रदूषण का दबाव कम हो सकता है। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, ताप सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताप सूचकांक, हीट इंडेक्स HI अभी चर्चाओं में है। देखते हैं इससे कैसा प्रश्न प्रीलिम्स में बन सकता है। ये एक रंग आधारित चेतावनी होगी जो इस बात का अनुमान लगाएगी कि वास्तव में तापमान कैसा महसूस होता है। यह न केवल हीट वेव के खतरे के खिलाफ चेतावनी देगा, बल्कि लोगों द्वारा बरती जा सकने वाली सावधानियों को भी सूचीबद्ध करेगा। ताप सूचकांक की गणना से राज्यों को हीट वेव मूल्यांकन, पूर्वानुमान, तैयारी और शमन के लिए बेहतर हीट एक्शन प्लान तैयार करने में मदद मिलेगी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प डी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ताप सूचकांक क्या होता है। तो ये जो हीट इंडेक्स है इसको इसीलिए लिस्ट किया गया है क्योंकि अभी गर्मियां आ रही हैं। गर्मियों में क्या है ना, हीट वेव जो होती है वो बहुत ज्यादा, अभी जिसे ग्रीष्म लहर बोलते हैं, जिससे कई लोगों की जान चली जाती है। तो उस ग्रीष्म लहर से और इस तरीके की चुनौतियों से निपटने के लिए ये इस तरीके का हीट इंडेक्स इस बार जारी किया जाएगा। ये रंग आधारित चेतावनी होगी जो इस बात का अनुमान लगाएगी कि वास्तव में तापमान कितना महसूस होगा। तो इसमें दिन के कौन कौन से कारक शामिल हैं? सापेक्षिक आर्द्रता, हवा की गति, अधिकतम तापमान और बादल का आवरण। तो सिर्फ तापमान नहीं बताएगा, बादल का आवरण भी बताएगा, हवा की गति कितनी है, सापेक्षिक आर्द्रता कितनी है, ये सारी बातें भी ये हीट इंडेक्स बताएगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा? ये न केवल हीट वेव, ग्रीष्म लहर के बारे में बताएगा, बल्कि लोगों को उसके खिलाफ बरती जा सकने वाली सावधानियों को भी सूचीबद्ध करेगा कि कैसे हीट वेव से बचा जाए। इसकी गणना से राज्यों को हीट वेव मूल्यांकन, पूर्वानुमान, तैयारी और शमन के लिए बेहतर हीट एक्शन प्लान तैयार करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो इस सब के लिए हीट इंडेक्स का उपयोग होगा। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये योजना स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य 15 से 35 वर्ष की आयु के शहरी गरीब युवाओं को कुशलता पूर्वक प्रशिक्षित करना है। हमसे पूछा है कौन से कथन सही है। हमारा पहला और दूसरा कथन तो सही है, पर तीसरा कथन गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ केवल 1 और 2। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। विकल्प ए सही है। तो हमारी जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना है, ये 2014 में शुरू की गई थी और ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्योंकि ये ग्रामीण आजीविका मिशन है, ग्रामीण लोगों के लिए काम करता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो हो जाएगा। इसका उद्देश्य 15 से 35 वर्षीय आयु के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो यहाँ पे ग्रामीण गरीब युवाओं की बात हो रही है। हमारे प्रश्न में कथन में शहरी युवा थे, इसलिए वो कथन गलत हो गया। अब जहाँ पूरी बात ग्रामीण विकास मंत्रालय की हो रही है, ये हो रहा है कि ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आता है, तो अगर शहर लिखा हुआ है तो वैसे ही ये क्वेश्चन का तीसरा कथन गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये हम गैस वर्क और लॉजिक से भी कर सकते हैं। सामाजिक रूप से वंचित समूहों का अनिवार्य कवरेज इसमें होता है, जिसमें SC/ST का 50% और अल्पसंख्यक और महिलाओं का 33% और 15% शामिल है। इसमें क्या होता है कि प्रशिक्षण के साथ साथ कैरियर के प्रगति पर भी जोर दिया जाता है। जितने भी ग्रामीण गरीब युवा हैं उनको प्रशिक्षण दें और उनको नौकरी मिले या फिर वो ऐसा कुछ काम सीखे कि उससे वो अपनी आजीविका कमा सकें। ऐसा कौशल प्रशिक्षण इसके तहत उनको दिया जाता है ताकि वो खुद अपनी आजीविका
कमाकर अपना जीवन चला सके। ठीक है, तो ये इस दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना का उद्देश्य है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में खबरों में रही ईवीटोल एयर टैक्सी क्या है? ईवीटोल एयर टैक्सी के बारे में पूछा है। वीटोल ड्रोन का प्रकार जो ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए विद्युत शक्ति का उपयोग करता है। वीटोल विमान का प्रकार जो ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए विद्युत शक्ति का उपयोग करता है। ईवीटोल विमान का प्रकार जो ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए हाइड्रो पावर का उपयोग करता है। वीटोल विमान का प्रकार जो ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करता है। तो हमारे यहाँ पे दूसरा कथन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईवीटोल टैक्सी एयर टैक्सी क्या है। तो जो ईवीटोल एयर टैक्सी है ये एक प्रकार का विमान है, ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए विद्युत शक्ति का उपयोग करता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो टेक ऑफ और लैंडिंग होती है तो उसके लिए विद्युत शक्ति का उपयोग होता है। ठीक है, इसमें जो फ्यूल जाएगा यानी इसमें जो ईंधन जाएगा वो होगा विद्युत शक्ति। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। एयर टैक्सी के क्या क्या लाभ है? लचीलापन, मैनुअल और स्वचालित है। ठीक है, कम शोर का स्तर है, ज्यादा शोर नहीं करता, बस ट्रेन कार की तरह, पूरी तरीके से विद्युत संचालित है, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, स्थिर है और रनवे से स्वतंत्रता इसमें है। ठीक है, यानी जो रनवे वाला है वैसा नहीं होता, ये डायरेक्ट उड़ता है। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वाधर जाता है, ऐसी लैंडिंग होती है। अनुप्रयोग लघु ढोना, हवाई गतिशीलता सेवाएं, आपदा प्रबंधन, सैन्य संचालन, वाणिज्यिक सेवाएं। इस सेवा को अपनाने वाले देश हैं सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, यूके और यूएस के 2025 तक इन एयर टैक्सियों को लॉन्च करने की अपनी योजना की घोषणा पहले ही कर दी। यानी ये देश हैं सिंगापुर, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, यूके और यूएस 2025 तक इन टैक्सियों को लॉन्च कर देंगे और भारत भी इसमें शामिल होना चाहता है, इसलिए भारत में भी चर्चा में है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वांटम संचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये संचार चैनलों को संदर्भित करता है जो डेटा की सुरक्षा के लिए क्वांटम भौतिकी के नियमों का लाभ उठाते हैं और इसे पारंपरिक संचरण से अधिक सुरक्षित बनाते हैं। यह सूचना प्रसारित करने के लिए क्वांटम गुणों जैसे एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन का उपयोग करता है, जिसे प्रेषक और रिसीवर द्वारा पता लगाए बिना इंटरसेप्ट या कॉपी नहीं किया जा सकता है। यहाँ कौन से कथन सही है ये हमसे पूछा है क्वांटम संचार में, तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प सी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वांटम संचार क्या है। क्वांटम संचार में क्या होता है कि जो पारंपरिक संचरण है उससे ज्यादा ये सुरक्षित होता है। पारंपरिक संचरण में क्या होता है कि जैसे ये यहाँ से सेंड करा जा रहा है तो इसे बोलते हैं प्रेषक, और जहां पे रिसीव हो रहा है उसे बोलते हैं रिसीवर। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम मैसेज की बात करते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज, मैंने अपना मैसेज भेजा तो मैं भेजने वाली हूँ प्रेषक, और यहाँ पे जो इसे रिसीव करेगा वो रिसीवर हो गया। तो अब जब आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे एक वर्ड यूज होता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब क्या है कि प्रेषक और रिसीवर के अलावा कोई भी थर्ड पार्टी इसको यूज नहीं कर सकती है, इसको देख नहीं सकती है, आपके मैसेज पढ़ नहीं सकती है। तो ये व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। ठीक है, तो ये जो इंक्रिप्शन है ये भी कई बार जो है टूट जाता है और बीच में जो इंफॉर्मेशन या मैसेज जा रहे हैं वो चोरी हो जाते हैं या उनको डिकोड कर लिया जाता है। तो उसको अधिक सुरक्षित बनाने के लिए जैसे यहाँ पे जो डेटा जाता है वो 0101 की फॉर्म में जाता है, लेकिन यहाँ पे जो जाएगा प्रेषक और रिसीवर के बीच में वो जाएगा क्यूबिट के रूप में। ठीक है, क्यूबिट के रूप में जाएगा, तो ये और ज्यादा अधिक सुरक्षित माध्यम है अपनी डेटा को पहुंचाने का, और इसे जो है आसानी से डिकोड नहीं किया जा सकता। इसमें क्वांटम गुण यूज होते हैं जैसे एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन। इससे क्या होता है कि बिना इंटरसेप्ट या
मतलब प्रेषक और रिसीवर को पता लगाए बिना इंटरसेप्ट या कॉपी नहीं किया जा सकता। कि अगर प्रेषक ने भेजा है, रिसीवर ने रिसीव किया है और अगर बीच में कोई थर्ड पार्टी इसको चोरी करती है तो इनको पता लगाए बिना ऐसा नहीं हो सकता। कि अगर चोरी होती है तो इन दोनों को पता लग जाएगा। तो ये हमारा हुआ क्वांटम संचरण, यानी ये इससे एक बहुत बेहतर तरीका है संचरण का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे अभ्यास सीरीज के प्रश्न जो हैं वो खत्म होते हैं, अभ्यास प्रश्न खत्म होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारी इस वीडियो सीरीज को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अतुल IAS एकेडमी के इस अभ्यास सीरीज को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।